जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ब्लड जय पराक्रम का ही एक पार्ट है ब्लड। इंग्लिश वर्ड है ब्लड। ब्लड को हिंदी में रक्त और उर्दू में लहू या खून बोलते हैं। खून, ब्लड, खून। हाँ, पहले के समय में जब हमारे देश आजाद नहीं हुई थी उस समय अंग्रेजों को कत्ल किया जाता था, खून किया जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक कथन भी है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। ये पहले का कथन है, लेकिन अब का नहीं। अब का दो प्रेमी और प्रेमिका पगलाल है, नस काटता है नस। अरे बकलोल कहीं का, नस काट रहा है रे। वो पढ़वे नहीं किया है। हृदय से जितने भी नस जाते हैं धमनी कहलाती है, सबसे मोटी धमनी महाधमनी। उसको बोलो, लड़का हो या लड़की, उसको बोलो तो सतीश सर बोले हैं कचकचा के धमनी काटने, तब पता चल जाएगा कि क्या होता है प्यार से। कचकचा के धमनी काटेगी केसिका पतल का नसवा और दिखाएगी देखो हम तुमको इतना चाहते हैं। ये सब गलत बात है, ये सब बेवकूफ बनाता है लड़के लोग। ये सब पे चक्कर में नहीं पड़ना है। बोलते हैं ना, लोग प्यार साबित कर, लोग नस काटते हैं प्यार साबित करने के लिए। सच्चाई तो यह है कि अपने नस में सुई भी नहीं जाने देते रक्तदान के लिए। ब्लड ब्लड का जो पीएच मान होती है बच्चों 7.4 होती है, 7.4। और जब हम आप लोग को अम्ल तथा क्षारक चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि पीएच मान क्या होती है। वहां से हल्का सा बताते हैं कि अगर पीएच मान, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। 0 से लेकर 14 तक उसमें संख्या होती है, जो 0 से 7 तक, 0 से 6 तक बताती है कि यह अम्ल है, और 7 से 14 तक बताती है कि यह क्षार है। तो 7.4 है, इसका मतलब ब्लड क्षारकीय होगा। लड़कों के शरीर में ब्लड 5.5 लीटर होनी चाहिए। लड़कियों के शरीर में ब्लड 5 लीटर ही होती है। इसका मतलब लड़कों का शरीर में 5.5 लीटर और लड़कियों के शरीर में 5 लीटर। इसका मतलब लड़कों के शरीर में, लड़कियों के अपेक्षा में लड़कों के शरीर में ब्लड आधा लीटर ज्यादा होता है। जान रहा था भगवान कि इसमें आधा लीटर कम देना ही ब्लड है, क्यों? ताकि वह दूसरों के खून चूस सके। तो ये 5 लीटर बच्चों। अब उसी ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को एचबी से दिखाते हैं, एचबी से। तो लड़कों के शरीर में जो हीमोग्लोबिन का प्रतिशत मात्रा होती है वो 14 से 15% होती है, जबकि बहन लोग में, लड़कियों में 12 से 13% होती है। अब हम लोगों को ब्लड दो भागों में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, एक को बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। जिस तरह से शरबत में दो चीज, एक पानी और एक चीनी और गुड़, जब तक पानी में चीनी या गुड़ नहीं मिलाएंगे तब तक शरबत नहीं बनने वाला है। उसी तरह से खून में भी जब तक दो चीज नहीं मिलाएंगे, कौन कौन? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, तब तक वह खून नहीं बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि शरबत में पानी की मात्रा ज्यादा कि गुड़ या चीनी की मात्रा ज्यादा? पानी की मात्रा ज्यादा। उसी तरह से रक्त में प्लाज्मा की मात्रा ज्यादा होती है। कितना प्रतिशत होती है प्लाज्मा? तो 60% प्लाज्मा होती है और रुधिर कणिकाएं 40% होती है। अब बच्चों, प्लाज्मा में दो प्रोटीन, जिस तरह से ऐसा थोड़ी है कि हम लोग पानी केवल कुएं के पानी ही डालेंगे, सो हो सकता है हम लोग बिस्लरी पानी भी डाल सकते हैं शरबत बनाने के लिए, हो सकता है चापा नल वाला भी पानी, हो सकता है कुआं वाला भी पानी लगा सकते हैं शरबत बनाने के लिए। तो प्लाज्मा में बच्चों दो ठो प्रोटीन पाए जाती है, एक को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, एक को बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन दो प्रोटीन है जो कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा किसमें? रक्त में। तो इसका मतलब प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। इसके अलावा प्लाज्मा में एक चीज और पाई जाती है जिसका नाम है एंटीबॉडी। बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का काम क्या है कि जैसे हमारे शरीर में कोई कहीं पे कटा और कटने के बाद वह खून जैसे हवा के संपर्क में आया, जैसे हवा के संपर्क में आया खून जम जाएगा। तो ठीक बात है, क्यों? क्योंकि अगर खून नहीं जमता और जिस जगह पे कट जाता तो वहां से खून तो फिर बलबला के निकलते रहता। इसलिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का ही काम है कि जैसे खून हवा के संपर्क में आया वैसे खून थक्का जम जाएगा। देखते खस्सी उसी जब कटता है, खून जैसे बाहर आता है वातावरण में तो हवा के संपर्क में आ जाता है, तो खस्सी का खून थक्का जम जाता है। खून किससे थक्का जमती है? तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो हवा के संपर्क में जैसे आता है खून थक्का जम जाता है। उसी में पाया जाता है बच्चों एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम है बीमारियों से लड़ना। अब जरा सोचिए कि डॉक्टर लोग हमारे शरीर में इंजेक्शन, इंजेक्शन पता है दो प्रकार की होती है, इंजेक्शन दो प्रकार की होती है, एक होती है आईवी, एक होता है आईएम। भेन्स, इंजेक्शन ऑफ भेन्स, नस में देने वाली इंजेक्शन को आईवी बोलते हैं। और जहां पे गुद्देदार, गुद्देदार समझ में आ रहा है ना, पीछे जो इंजेक्शन देने के बाद कितना तकलीफ होता है बच्चा लोग को। मसल्स, जहाँ पे गुद्देदार वाला भाग में सुइया दिया जाता है उसे आईएम कहते हैं, और जहाँ पे नस में सुइया दिया जाता है उसे आईवी कहते हैं। इंजेक्शन ऑफ वेन्स, इंजेक्शन ऑफ मसल्स। सुइया देने, बाप रे बाप, सुइया ले लेना इसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। सुइया लेना कितना तकलीफ होता है वह बच्चा से जाकर पूछो जिस बच्चा को आजकल तत्काल में सुइया लगने वाला है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन के संपर्क में आएगा जैसे खून तो थक्का जम जाएगा। अब जरा सोचिए
पहले डिटेल बता ही देते हैं। थक्का जम जाना, इसी प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का काम है बच्चों बीमारियों से लड़ना। अब यही एंटीबॉडी है जो बीमारी से लड़ता है। बच्चों हमारे शरीर में हम एक आदमी से दूसरे आदमी को खून को जब दान दिया जाता है तो यही प्लाज्मा दान दिया जाता है, प्लाज्मा। जबकि ब्लड तो निकालता है पूरा, जैसे हम किसी व्यक्ति को दान दे रहे हैं खून, तो ब्लड तो निकालेगा, और निकालने के साथ साथ उस ब्लड में दो चीज, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो क्या रुधिर कणिकाएं दान दिया जाता है? नहीं रे भैया, क्या दान दिया जाता है? प्लाज्मा दान दिया जाता है। और प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी को दान दिया जाता है। जरा सोचिए, अगर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को साथ में निकाल कर दान देता, तो अभी हम बताएंगे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का काम है कि जैसे हवा के संपर्क में खून आएगा वह खून को थक्का जमा देगा। तो डॉक्टर लोग जब खून को निकालता और हवा के संपर्क में लाता तो खून दान देने से तो पहले खून थक्का जम जाया करता। तब क्या होता है, रक्त से प्लाज्मा अलग कर देता है, और वह प्लाज्मा में दो चीज, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और एंटीबॉडी, तीनों को एक मशीन में डालता है। डॉक्टर लोग डालते हैं, एक मशीन होता है, उस मशीन में जब गनगना के हिलाया जाता है ना, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नीचे बैठ जाता है। अब नीचे बैठ जाता है तो ऊपर बचता है एंटीबॉडी, और उसमें पानी वाला भाग, इसमें पानी भी पाया जाता है, पानी वाला भाग। तो उस पानी वाला भाग को अलग निकाल लिया जाता है। तो उस पानी वाला में क्या क्या चीज बचा? केवल एंटीबॉडी और पानी बचा। तो वही एंटीबॉडी और पानी को ही बोला जाता है सीरम। सीरम क्या बोला जाता है बच्चों? सीरम। जैसे मान लो ये प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन भी है, फाइब्रिनोजेन भी है, और एंटीबॉडी भी है, साथ ही साथ जल भी है, जल है। अब यहाँ पे एक तो मशीन आया और मशीन इसको पूरा गनगना दिया। गनगनाने के बाद जो बड़ा बड़ा कण रहता है और बड़ा बड़ा प्रोटीन में कौन है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, यह नीचे बैठ जाता है, ऊपर में बचता है एंटीबॉडी और जल। और यही एंटीबॉडी और जल को एक आदमी से दूसरे में दान दिया जाता है, जिसे सीवम कहते हैं, सीरम। तो किसी भी व्यक्ति को ब्लड दान, खून दान दिया जाता है कि सीरम दान दिया जाता है? सीरम दान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सीरम में ही पाया जाता है जल और एंटीबॉडी, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लड़ने की जो, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता मदद करता है वो एंटीबॉडी करता है। तो दान, आज के बाद तुम लोग नहीं बोलना कि खून दान दिया जाता है, सो नहीं, सीरम दान दिया जाता है। क्या चीज? सीरम। अब अगर मान लो अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर रक्त दान दिया जाता है, अरे बैल कहीं का, रक्त जब तक हम अपने शरीर से खून नहीं निकालेंगे तब तक प्लाज्मा कैसे छाटेंगे? और प्लाज्मा में भी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को अलग करेंगे। क्या हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम है कि खाली प्लाज्मा निकलेगा? सो तुम जरा हमको एक चीज करके दिखाओ तो, एक बोतल शरबत बनाया, उस शरबत में चीनी भी डाला और पानी भी डाला, अब पूरा मिक्स कर दिया, दम है तो हमको केवल उससे पानी निकाल के दिखाओ तो सिरिंज से, शरबत सहित निकलेगा। अब हम उसको गर्म करेंगे तब नहीं चीनी अलग होगा और पानी अलग होगा। तो वही काम करता है, रक्त तो निकालेंगे लेकिन रक्त में प्लाज्मा अलग करेंगे और रुधिर कणिकाएं अलग। और प्लाज्मा में भी दो प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, और एक चीज और, क्या एंटीबॉडी प्रोटीन है? नहीं रे भैया, एंटीबॉडी प्रोटीन नहीं है, बस यही दोनों प्रोटीन है। अब ये हुआ सीरम के बारे में कि किसी भी व्यक्ति को खून दान नहीं, सीरम दान दिया जाता है। और सीरम में भी देने का मकसद क्या? एंटीबॉडी। बच्चों सीरम का जो कलर होता है ना, वो पीला कलर के होता है, पीला कलर के। तो दान दिया जाता है सीरम, पीला कलर के होती है। उसी रक्त में प्लाज्मा के साथ साथ रुधिर कणिकाएं भी पाई जाती है, जो 40% रुधिर कणिकाएं होती है। जैसे, नहीं समझ में आया सर? देखिए, एक शरबत लिए, आप शरबत में पानी प्लस क्या चीज? चीनी। तो पानी हुआ प्लाज्मा, और चीनी जो मिलाए ना तो रुधिर कणिकाएं हुआ। अब ऐसा थोड़ी है कि हम शरबत बनाए तो खाली चीनी भकोरेंगे, चीनी भी मिला दिए, गुड़ भी मिला दिए, नींबू भी मिला दिए, तब भी तो शरबत कहलाएगा। हाँ, तो प्लाज्मा ये पूरा डिटेल देखें। अब रुधिर कणिकाएं देखेंगे। अब वह शरबत में चीनी भी मिलल है, गुड़ भी मिलल है, नींबू भी मिलल है। उसी प्रकार से रुधिर कणिकाएं 40%, उस रुधिर कणिकाएं में 3%, सॉरी, उस रुधिर कणिकाएं फिर 3 भागों में बटा है। एक को बोलते हैं आरबीसी। अब यहां से समझ में आएगा, रुधिर कणिकाएं में 3 चीज, एक को बोलते हैं आरबीसी, एक को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, एक को बोलते हैं प्लेटलेट्स। बच्चों आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका। और प्लेटलेट्स इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में भी प्लेटलेट्स और हिंदी में भी प्लेटलेट्स। अब डॉक्टर्स लोग सोचे कि आरबीसी, बच्चा लोग तो तुरंत जान जाएगा आरबीसी, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और प्लेटलेट्स। इसको डॉक्टर लोग अपने नहीं होता है को अंग्रेजी में, जैसे हमको जाना है, मान लो हमको जाना है महाराज, तो हम बोलेंगे मुझे नहीं, मैं जा रहा हूँ महाराज, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। लेकिन इसको जो इंग्लिश वाले बच्चे रहेंगे ना, वो हल्का मतलब ऐसे ढंग से बोलेंगे, आई एम गोइंग टू महाराजगंज। अरे बकलोल बातें, मुंह मतलब फाड़ के बोल दिया तो क्या हो गया, तुम ज्यादा इंग्लिश मैन हो गया। उसी तरह से डॉक्टर लोग आरबीसी को अपना नाम बोलता है, टेक्निकल नाम। क्यों? ताकि हम जनता को बेवकूफ बना सके।
अगर हमारे शरीर में आरबीसी के कमी हुआ है ना, तो हमारे शरीर में आरबीसी के कमी है तो डायरेक्ट बोलो ना भैया कि तेरा शरीर में आरबीसी का कमी है, तो नहीं बोलेगा आरबीसी, क्यों कि जान रहा है आरबीसी बोलेंगे तो सब बचपन में समझ जाएगा। तो आरबीसी को ही डॉक्टर लोग दूसरा नाम से जानता है, जिसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। इतना अगर डॉक्टर साहब लोग वीडियो देखेंगे तो आपके लिए सॉरी, माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम टीचर हैं तो हमको पढ़ाना एक काम है। आप बोलते होंगे मेरा भाड़ा फोड़ दे रहा है। आरबीसी को ही टेक्निकल में क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या इसी का दूसरा नाम है कि अलग अलग नाम है? इसी का नाम है। जैसे नहीं बोलते हैं कि आप लोग को भी होगा, स्कूल में किसी का मान लो नाम है गिरधारी, तो क्या घारा जाने कोई दूसरा नाम से बोलता होगा? कम बकलोल होता है आजकल के लड़का लोग। तो किसी स्टूडेंट को घारदान दूसरा नाम और स्कूल में दूसरा नाम, सबका दो नाम है। घारदान वाला नाम जो सब लोग जानता है, स्कूल वाला नाम जो केवल स्कूल का बच्चा जानता है। अब हंगामा तब हो जाता है जब कोई बच्चा गुस्सा में आकर स्कूल घर वाला नाम स्कूल में बोल देता है, तब कितना दिक्कत होता होगा। उसी तरह से आरबीसी का घर का नाम है, इसका स्कूल का नाम एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी घर का नाम और स्कूल का नाम ल्यूकोसाइट। घर का नाम प्लेटलेट्स और स्कूल का नाम थ्रोम्बोसाइट। सर लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइट, लेकिन लड़का बोलेगा चुप्पे बरे। आजकल के लड़का भकलो ना चुप्पे बरे बोलेगा, अरे आरबीसी, तो नाम आरबीसी है, तब मारेगा एक फैट तो बोलेगा वो आरबीसी है। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। बच्चों हमारे खून में आरबीसी 50 लाख होती है। 50 लाख गिनती गिनेंगे ना तो हमारे खून में कितने आरबीसी होती है? 50 लाख आरबीसी। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी कितना? 10,000। जा 10,000 डब्ल्यूबीसी होती है, लेकिन सबसे मेन काम इसी का है बाबू, आगे देखेंगे। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स 2 लाख। सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे खून में क्या चीज पाया जाएगा? हमारे रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी नहीं रे, गड़बड़ा गया तुम लोग। हमारे रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा। हम पूछते कि हमारे रक्त में रुधिर कनिकाएं में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन? तब एरिथ्रोसाइट, और एरिथ्रोसाइट का नाम आरबीसी। लेकिन एक चीज है, जो ज्यादा रहता है वो ज्यादा दिन तक भी जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहेगा। हमारे शरीर में आरबीसी जब जन्म लेगा तो कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 120 दिन तक, मतलब 4 महीना। डब्ल्यूबीसी 4 दिन तक जिंदा रहेगा और प्लेटलेट्स 10 दिन तक जिंदा रहेगा। 10 दिन के बाद फिर ये मर जाएगी। अब अभी हम आरबीसी का पूरा डिटेल कहानी देखते हैं। बच्चों रुधिर कनिकाएं में 40% में भी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा? आरबीसी। और कितना प्रतिशत? 99%। बच्चों आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। कितना मात्रा में पाया जाएगा? 50 लाख। कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 120 दिन तक। बच्चों यही आरबीसी में एक चीज पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यही आरबीसी में एक चीज पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन को बड़ा एच और छोटा बी से दिखाते हैं। और इसी हीमोग्लोबिन के में एक चीज और पाया जाता है जिसे आयरन कहते हैं। आयरन नहीं दिखाएं जी, आयरन को Fe से दिखाते हैं, आयरन कहते हैं। जब आप लोग ब्लड जांच कराने के लिए जाइएगा तो आप लोग एक के साथ दो फायदा बोलिएगा। उसको बोलिएगा जो चेक करने वाले लाइव में होंगे, उसको बोलिएगा कि आप हमको खून जांच कीजिए, साथ ही साथ बोलिएगा मेरा ब्लड ग्रुप भी जांच कर दीजिए, साथ ही साथ बोलिएगा हमारा आरबीसी भी जांच कर दीजिए, और साथ ही साथ बोलिएगा हमारा हीमोग्लोबिन भी जांच कर दीजिए। तब बताएगा हीमोग्लोबिन में क्या चीज पाया जाता है? आयरन, लोहा। बच्चों अब यहां से जरा देखते हैं, आरबीसी 120 दिन तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद यह मर जाएगा। अब मर जाएगा तो जब हमारे गांव हमारे शहर में कोई व्यक्ति मरता है तो उसको शमशान घाट ले जाने वाले तो दूसरा व्यक्ति होते हैं। शमशान घाट, यही शमशान घाट ले जाने दूसरा व्यक्ति होते हैं ना। लेकिन आरबीसी के पास केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक। और केंद्रक के साथ साथ बच्चों लाइसोसोम भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा हमारे रुधिर कनिकाएं के कौन से भाग में लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाई जाती है? तो आरबीसी में। और आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। अब केंद्रक नहीं पाया जाता, इसका मतलब केंद्रक ऐसा ही चीज है ना बच्चों, केंद्रक जिस तरह हमारे ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो चीज को आदेश करेगा वो चीज हम करेंगे। ब्रेन बोलेगा कभी जाके सूत जाओ तो सूत जाना पड़ेगा, ब्रेन बोलेगा कभी जाके पढ़ो तब हमें पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से कोशिका की ब्रेन केंद्रक को ही कहा जाता है। तो केंद्रक जो चीज बोलेगा, जब हम कोशिका चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 9th में पढ़ाएंगे कि एक कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, रसधानी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड सब बताए थे। अब केंद्रक कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और लाइसोसोम जो है ना एक अम्ल निकालती है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। अब यह किसी के ऊपर जब छिड़क देती है ना तो वह मर जाती है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बच्चों 120 दिन तक जिंदा तो रहेगा, लेकिन 120 दिन के बाद यह मर जाएगा ना आरबीसी। और जब आरबीसी मर जाएगा
तो उसको शमशान घाट कोई ले जाने वाला रहेगा ना। अब उसको ले जाने वाला कोई अब व्यक्ति तो रहना चाहिए। अब शमशान घाट ले जाने के काम करता था लाइसोसोम, और लाइसोसोम को शमशान घाट ले जाने के लिए बोलता कौन था? केंद्रक। अब केंद्रकवा बोलता था लाइसोसोम को, गए बाबू आरबीसी मर गेलो, तुम जाके इसको शमशान घाट में दफना दो। लेकिन जरा सोचो, यहाँ पे ना दिमाग है ना इसको ले जाने वाला। तब आरबीसी क्या करेगा? तब आरबीसी मरेगा तो हमारा खून में तो बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। तब हो गया दिक्कत। भगवान सोचा, हाय रे दादा, ये हम क्या कर दिए? आरबीसी मरेगा तो केंद्रक एकरा जलाने वाला, बोलने वाला को है ये नहीं है। और लाइसोसोम का काम था आरबीसी को, मरा हुआ आरबीसी को खा जाना। तब क्या करेगा इसमें? तब भगवान ना सोचा कि जा एक भगवान, हमको लगता है ना यहीं पे हमारे शरीर में एक चीज की गलती कर दी है। और भगवान से बोलते, क्या पता जी, वो क्या पता भगवान, इतना अच्छे से पढ़ाई किए थे आप, हल्का से एक कटी और पढ़ लेते, नहीं होता क्लास कर लेते। अब केंद्रक, केंद्रक नहीं दिया, लाइसोसोम नहीं दिया। तब भगवान को ना हमारे शरीर के बायां तरफ एक एक्स्ट्रा में अंग लगाना पड़ा, शरीर का अंग, जिसे स्प्लीन बोलते हैं और हिंदी में प्लीहा कहते हैं। अब क्या करता है, इधर से जितना भी खून हृदय से पंप होकर जाएगा, सारा खून पेट के बायां तरफ के स्प्लीन से होकर गुजरेगा, सारा खून। और स्प्लीन ताकले रहता है कि कौन है रे, उधर से देखेगा। उधर से जब खून, हृदय से खून जाएगा ना, तो किधर से गुजरेगा? स्प्लीन से। जो स्प्लीन को क्या बोलते हैं? प्लीहा। और वही प्लीहा कौन साइड? बायां साइड। अब उस स्प्लीन से गुजरेगा सारा खून, सारा खून। और जिस आरबीसी का 120 दिन पूरा होने वाला हो गया रहता है, तो मर जाएगा ना, तो उधर से स्प्लीन बोलता है, ओ चाचा इधर सारा खून तो गुजर रहा है, उधर से टुकुर टुकुर स्प्लीन ताकते रहता है, ऐसे टुकुर टुकुर। अब जैसे देखा, अरे बाबू आरबीसी, एकदम मुरझाल आरबीसी आ रहा है, बोला आ चाचा आओ तो। अब आरबीसी मुरझाल आ रहा है, मुरझाल आ रहा है, कितना आरबीसी तो मरा हुआ आता है। अब उस आरबीसी को पकड़ लिया, बोलते कचकचा के पकड़ लिया और अपने पास रख लिया। कौन रख लिया? स्प्लीन रख लिया। मरा हुआ आरबीसी को वही भक्षण कर देता है, वहीं पे गाड़ देता है, वहीं पे। कौन गाड़ता है? स्प्लीन गाड़ता है। किसको? आरबीसी को। क्यों आरबीसी को गाड़ा? क्योंकि उसके पास ना केंद्रक था ना लाइसोसोम था। अब वो गाड़ दिया, स्प्लीन को गाड़ दिया, इसलिए स्प्लीन और यानी कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? स्प्लीन को। इसलिए बच्चों क्वेश्चन पूछेगा, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? तो टिक मारना है स्प्लीन पर, यानी कि प्लीहा पर। हमारे शरीर में जब आरबीसी का कमी हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन में क्या चीज पाया जाता है? लोहा। और जब लोहा का कमी हो जाएगा तो आपके शरीर में एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी, एनीमिया बीमारी। आप जरा बताइए मित्रों, जिसके शरीर में खून की कमी है, इसका मतलब उसका आरबीसी का कमी होगा, और जिसका आरबीसी का कमी है उसका शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी होगा, और जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है उसका शरीर में लोहा की कमी होगा। अब लोहा का कमी है तो फिर लोहा खाओ, क्या रड खाएगा रे? वो बड़का रड़वा खाएगा? नहीं। हमारे शरीर हर एक उस चीज को पचा लेगा जो नैनो पार्टिकल्स में पाया जाता है, मतलब बहुत छोटे छोटे कण में पाया जाता है। अब जरा बताइए, एक चीज और सोचने वाली बात है कि लड़कों के शरीर में खून ज्यादा, लड़कियों की अपेक्षा में। लड़कों के शरीर में खून 5.5 लीटर, लेकिन लड़कियों के शरीर में खून 5 लीटर। लड़कों के शरीर में खून 5 ज्यादा, तो इसमें आरबीसी की भी मात्रा ज्यादा। लड़कियों में आरबीसी कम, तो लड़कों में आरबीसी ज्यादा। और लड़कों में आरबीसी ज्यादा तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा, तो लड़कियों में हीमोग्लोबिन कम और लड़कों में हीमोग्लोबिन ज्यादा। अब लड़कों में हीमोग्लोबिन ज्यादा तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, तो यहाँ पे लड़कियों में भी हीमोग्लोबिन कम, तो उसमें भी आयरन की मात्रा कम। और आयरन का मतलब, आयरन लड़का में ज्यादा कि लड़की में ज्यादा? लड़का में ज्यादा। अब आयरन का मतलब होता है कठोर की मुलायम। लोहा क्या मजबूत रहता है कि मुलायम रहता है? मजबूत रहता है। तो लड़कों के शरीर में लोहा ज्यादा, लड़कियों के शरीर में लोहा कम। और लड़कों के शरीर में लोहा ज्यादा तो लड़कों को शरीर मजबूत हट्टा कट्ठा, और लड़कियों के शरीर में लुचुर पुचुर, एकदम पूरा एकदम मुलायम। क्यों? क्योंकि लड़कियों के शरीर में आयरन की मात्रा क्या है? कम है। इसलिए लड़कियों को शरीर में जब ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, मतलब आरबीसी की मात्रा कम है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम है और हीमोग्लोबिन में आयरन कम है, तब देखिएगा हमारे गांव और आपके गांव में सहिया दीदी जितने भी है ना, सारे सहिया दीदी सब आयरन की गोली देती रहती है। आयरन की गोली क्यों? क्योंकि जानती है, वो पढ़ी लिखी है कि लड़कियों को शरीर में खून की मात्रा कम होती है। एक तो बेचारी लोग को खून तो पहले से कम रहता है और खून और कम हो जाती है, जिसके कारण उसके शरीर में आरबीसी कम, आरबीसी कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो आयरन कम। अब आयरन कम तब बेचारी एकदम पूरा लुसूर पुसूर रहेगी। तो हमारे आप हर एक मोहल्ला में सहिया दीदी के पास सरकारी तरफ से आयरन की गोली आती है बांटने के लिए। जो आप सहिया दीदी लोग से अनुरोध है कि आप हर एक लड़कियों को आयरन की गोली खिलाइए। हर एक लड़कियों को आयरन की गोली खाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़कियों के शरीर में आयरन की मात्रा कम होती है। अब ये हुआ आयरन। एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी बच्चों आरबीसी कम रहेगी तो। अब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल
सफेद रक्त कण। बच्चों WBC को टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। यह 4 दिन तक ही जिंदा रहता है और WBC बोलता है जाओ दादा जा, 4 दिन तक जिंदा रहेगा। और यही ल्यूकोसाइट में जो 2 चीज पाया जाता है, एक को बोलते हैं लिम्फोसाइट और एक को बोलते हैं मोनोसाइट। ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। बच्चों WBC का काम क्या है? WBC का भी काम है बीमारियों से लड़ना। WBC नहीं रहेगा ना तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। बच्चों और WBC की मात्रा कितनी होती है? 10,000, अधिकतम से अधिकतम 10,000 होती है। बच्चों WBC में 2 चीज जो पाया जा रहा है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दोनों का काम क्या है? देखिए WBC में जो ये है लिम्फोसाइट, जिसकी आकार टी के जैसा होता है, EBCD में टी के जैसा, इसलिए इसे टी सेल के भी नाम से जानते हैं। लिम्फोसाइट का काम है बच्चों, कोई भी बीमारी आएगा ना उसको लाठी से मारना। अब उधर से कोई बीमारी घुसा, सतीश सर के अंदर मान लो कोई बीमारी घुसा, अब बीमारी घुसा तो उसको लाठी से मार धाड़ थूर थार करने का काम कौन करेगा? लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट का काम है क्या? मोनोसाइट का काम है लिम्फोसाइट को भगाना। जैसे आप लोग को क्लास में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो एक लड़का जो कोई रेगुलर लड़ाई करता होगा और उसके पीछे में जो दोस्तों होगा वो खाली भगाता होगा, अरे अरे गिरधारी उसको मारून रे मारून रे मारून रे। तो आपने नहीं लड़ेगा लेकिन दूसरों को लड़वा देगा। तो लिम्फोसाइट है बकलोल, ये जाकर केकरो भी मार देता है, बीमारी से मारी के मर फैट ले लाठी ले फटल बांस से मारता है। लेकिन केकर कहे से? मोनोसाइट के कहे से। जब तक ये मोनोसाइट इसको आदेश नहीं देगा तब तक लिम्फोसाइट मारबे नहीं करेगा। बोले क्या एकदम पूरा धुंधुआ रहता है, सुतल रहता है चादर में, उधर से आया बीमारी, उधर से जैसे बीमारी आया इंट्री शरीर के अंदर घुसा, लिम्फोसाइट सुतल है, मोनोसाइट एकदम तकतकाल रहता है कि भैया कौन बीमारी आ रहा है, कौन बीमारी आ रहा है। तुरंत एकदम मोनोसाइट देखेगा, री ये तो पप्पा मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आ गया सतीश सर के अंदर। अब मोनोसाइट एकदम खलबली मचाएगा, बोलेगा ए लिम्फोसाइट उठो उठो, देखो आ गया मारने वाला। ये बोलता क्या हुआ रे? तब बोलता बाबू उधर से आया है प्लाज्मोडियम, मार देगा हमको। अभी जैसे उठता है तनतनाल एकदम AK-47 ले रहता है कौन? लिम्फोसाइट। अब उसको मार धाड़ के एकदम खतरा उड़ा देता है, मार धाड़ के एकदम मार धाड़ दिया, अब पूरा सबको मरा दिया। और सबको मरा देने के बाद वहां पे मोनोसाइट जाता है, और ऐसे मोनोसाइट गया, बहकाने का काम कौन किया? मोनोसाइट। मारने का काम कौन किया? यही लिम्फोसाइट। लेकिन एक चीज और बताए थे, एंटीबॉडी। एक बीमारी से बताते हैं तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बीच में। मान लो कि कोई मच्छर है, मच्छर मान लो ले लिए हम, मान लो कोई मच्छर ले लिए। अब वह मच्छर जो है एक प्रोटोजोआ लेते आया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जो सतीश सर के अंदर डाल दिया। अब हमारे अंदर मच्छर डाल दी, देखो मच्छर कभी नहीं कुछ करता है, मच्छरनी खचरी करती है। अब वह मच्छरनी हमारे शरीर के ऊपर आई और हमारे शरीर में खून चूसने लगी। अब उसका डंक में वही प्रोटोजोआ पाया जा रहा है, प्लाज्मोडियम। वह प्लाज्मोडियम हमारे खून के अंदर घुसा दी। अब वह प्लाज्मोडियम कहाँ चल गया? वो चल गया हमारे खून में। आज जैसे वह खून में प्लाज्मोडियम गया, खून के साथ दौड़ गया। अब जैसे खून में प्लाज्मोडियम गया, एंटीबॉडी एकदम पहले चिल्लाएगा, ओ माय गॉड सतीश सर के अंदर आ गया प्लाज्मोडियम। लेकिन जरा सोचिए, मच्छर जो होता है ना बच्चों, वो कभी मलेरिया मच्छर से नहीं होता है। मलेरिया जो बीमारी होती है वो मच्छरनी से होती है। मच्छर तो बेचारे फूल चूसते हैं, फूल का रस चूसते हैं। मच्छरनी बेचारी जो होती है ना, वो भी फूल का रस चूसती है, लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा पलता है मच्छरनी का, वो बोलता है मम्मी हम फूल का रस से जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमको खून चाहिए। और जब वह मच्छरनी खून चूसने के लिए आती है तो वह खून चूस तो लेती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको देखता है कि सोसरी तो हमारा पूरा खून चूस, उसको मार देता है। तो इतिहास गवाह है, अपने बच्चे के लिए पिता कभी नहीं मर सकते, लेकिन अपने बच्चे को कोख में पलने के लिए, अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए माँ ही एक ऐसा इंसान में होती है जो सारी दुनिया से लड़कर खुद मर जाती है। तो ऐसे ऐसे माँ को सलाम। तो आज के बाद आप लोग साइंस का स्टूडेंट हैं तो मच्छरनी को मारना नहीं है। अब लेकिन क्या करें, हमारे अंदर तो मलेरिया ढाई ले ना। अब जैसे प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर घुसा, एंटीबॉडी पहले उससे भेंट करेगा, बेटा एंटीबॉडी मिलेगा, तो प्लाज्मोडियम एकदम आएगा, उसको पहले घेर के रखेगा, और पूरा घेर लिया, एकदम चारों बगल से घेर लिया, किसको? प्लाज्मोडियम को। अब एंटीबॉडी देगा आदेश मोनोसाइट को, अरे मोनोसाइट आया है एगो बाबू प्लाज्मोडियम, मलेरिया वाला बीमारी, अब हमारे शरीर में मलेरिया घुसल है। अब मोनोसाइट बोलेगा तो कौन है रे? मोनोसाइट ऐसे जाके करेगा, कौन है रे? लगता है डब्ल्यू खेलेगा बकलोल भाई। अब मोनोसाइट के पास पावर नहीं है, ये जाएगा फिर केकरे पास दौड़ा? लिम्फोसाइट के पास। अब लिम्फोसाइट तब उठेगा, बयाल एकदम उठेगा और जाकर मार देगा किसको? मच्छर वाला बीमारी को, माने मलेरिया वाला बीमारी को। वह मलेरिया वाला बीमारी को मार धाड़ दिया कौन? एंटीबॉडी। और वहां से एंटीबॉडी चुपचाप निकल जाता है। अब वहां हीरो बनेगा जाकर कौन? मोनोसाइट। बोलेगा देखा रहे, मार दिया।
प्लाज्मा के जाके बोलेगा ए चाचा देखल है मार दलियो ने। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोलेगा ए बाबू आई एम गॉड आई एम बैड। सो बोलता है ना मोनोसाइट आई एम हीरो। अरे बकलोलवा तू मारा है रे, कौन मारा है? लिम्फोसाइट। जब मार धाड़ के कचर उचर के मार के आ जाएगा तब मोनोसाइट जाएगा। और मरल जितना भी बीमारी मरा हुआ रहता है ना, उस मरा हुआ बीमारी कीटाणु को जाकर भक्षण कर लेगा, खा लेगा कौन? मोनोसाइट खा लेगा। तो बीमारी को घेर के रखता है कौन? एंटीबॉडी। और उस बीमारी को मारने के लिए लिम्फोसाइट को आदेश कौन करेगा? मोनोसाइट। अब जरा बताओ, आप लोग को क्लास में भी इसी तरह होता होगा कि कोई दो पार्टी के बीच में लड़ाई हुआ, दो पार्टी के बीच में लड़ाई हुआ तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिससे लड़ाई हुआ उसको पहले घेर के रखेगा, घेर के हाँ अब इसको मार होगा, घेर के रखेगा। तो घेरने का काम जो कर रहा है कौन कराएगा? एंटीबॉडी। और कोई बच्चा रहेगा जिससे मेन पर्सनल दुश्मनी है, वो एक दो बच्चा रहेगा उसको जाके बुलाएगा, अरे वो आया है फलाना वाला लड़का आया है, चल ओकरे मारा वही मारा था तुमको, मर ओकरा। अभी मोनोसाइट जाकर ओकरा भगाएगा लिम्फोसाइट को, तब लिम्फोसाइट मेन आदमी आया अब मार धाड़ के कचर तचर के मार कर दिया, मरा दिया। अब मारने के बाद हीरो बनेगा कौन? मोनोसाइट। ओ माय गॉड आई एम हीरो। जाकर मोनोसाइट उसको खा लेगा। जा सारा कीटाणु को खाने का काम कौन करेगा? मोनोसाइट। अब यह मोनोसाइट की कहानी। लेकिन बच्चों एक बीमारी है जिस बीमारी को बोलते हैं एड्स। कहाँ गया एड्स? एड्स एड्स दिखा देते हैं। एक बीमारी है बच्चों जिस बीमारी का नाम है AIDS। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और डिफिशियंसी का मतलब होती है कोई चीज का कमी से होने वाली बीमारी। अब एड्स जो होती है ना बच्चों, एक वायरस से होती है जिस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जिस बीमारी होती है उस वायरस का नाम है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह जो वायरस होती है ना बच्चों, वो हमारे शरीर में मात्र 3 चीजों से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। पहला, हमारे खून के माध्यम से हमारे शरीर में घुस जाएगी HIV वायरस। तो फिर नर का शुक्राणु स्पर्म जो होता है ना, उसके माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में जा सकता है HIV वायरस। तीसरा, फीमेल का जो अंडाशय होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओभम। फीमेल का जो अंडाशय होती है उस अंडाशय से ट्रांसफर, अगर एक महिला के शरीर में अगर एड्स हुआ है और वह प्रजनन हुआ है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स जाएगा। कैसे? खून के माध्यम से, तो फिर लड़का का स्पर्म के माध्यम से, तो फिर लड़की का ओभम के माध्यम से। बाकी तीसरे अलावा कुछ से नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है ना, तुम उसको जूठा खा लेगा तो एड्स कभी नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि HIV जिंदा रहता है केवल खून से, शुक्राणु से और अंडाणु से, बस इसके अलावा किसी से नहीं। जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है ना बच्चों, तो वह बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। और जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है ना, तो इसको अभी हुआ एड्स ना, तो 3-4 साल बाद इसका लक्षण पता चलेगा। एड्स में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बीमारी हुआ है। अब जरा सोचिए कैसे नहीं पता चलेगा। जिस बच्चा को मान लो एड्स हुआ है, जिस भगवान न करे किसी को हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एड्स हुआ है ना, तो एड्स का जो HIV वायरस होता है ना बच्चों, वो HIV वायरस ककरो नहीं जाकर मारेगा, मार देगा लिम्फोसाइट को। WBC में लिम्फोसाइट को मार देगा। अब जैसे लिम्फोसाइट को मार देगा तो लिम्फोसाइट तो ही था हमारे शरीर में जो सारा बीमारी को मार रहा था, लेकिन लिम्फोसाइट भी मर गया। आप जरा सोचिए, हमारे शरीर, हमारे देश के जो चारों तरफ सैनिक जो पहरे देते हैं, अगर उस सैनिक को ही मार देंगे तो पीछे तरफ नेतवेन चमचवेन क्या करेगा? लड़ पाएगा किसी से? कभी नहीं लड़ पाएगा। तो लिम्फोसाइट को मार दिया। अब लिम्फोसाइट मर गया बेचारा बच्चों, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी घुसेगा तो लिम्फोसाइट उससे युद्ध कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट तो मरल है। तो जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है ना बच्चों, तो उसको जब खांसी वाला भी वायरस जब उसके शरीर में घुसेगा ना, तो वही खांसी वाला से ही आदमी मर जाएगा। बुखार से अगर घुसा है बुखार वाला कीटाणु वायरस, तो बुखार से ही मर जाएगा। डेंगू वाला घुसा है तो डेंगू से ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंगू से लड़ने के लिए जो लिम्फोसाइट था वो बेचारा HIV लिम्फोसाइट को ही मार दिया। लिम्फोसाइट का आकार टी के जैसा होता है, इसलिए इसे टी सेल के भी नाम से जानते हैं। मोनोसाइट क्या करेगा? तो बैल है मोनोसाइट। उधर से तो जब कोई बीमारी घुसा, अब लिम्फोसाइट मर गया, एड्स में HIV वायरस इसको मार दिया, तो मोनोसाइट चिल्लाते रह जाएगा, लिम्फो चचा उठो, डेंगू वाला आया, हमको मार देगा, मार रहा है। कहाँ से बेचारा उठ पाएगा? ये तो HIV इसको मार दिया है। तो जरूरी नहीं कि एड्स में आप HIV वायरस घुसा तो अब एड्स से मरेंगे। सो नहीं, जब किसी व्यक्ति को एड्स होगा ना, तो कोई भी बीमारी से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में लिम्फोसाइट बीमारी से लड़ने वाला है ही नहीं। बाकी मोनोसाइट फिर उस कहाँ से? मोनोसाइट जो हीरो बन रहा था। अच्छा एक बात बोले, मोनोसाइट हीरो बनता है लिम्फोसाइट के चलते। अगर लिम्फोसाइट न रहता तो चुतिया है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये हुआ WBC की कहानी। प्लेटलेट्स का काम है बच्चों, प्लेटलेट्स को ही टेक्निकल नाम में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। यह हमारे शरीर में 2 लाख होती है और 10 दिन के बाद यह पुनः मर जाती है। आज जन्म लिया ना, तो 10 दिन के बाद यह पुनः मर जाएगी। एक बीमारी है बच्चों डेंगू।
अच्छा, प्लेटलेट्स का काम क्या है? वो ब्लड को थक्का जमाना, इसका भी काम है। जिस तरह से इसका काम है ना, उस तरह इसका भी काम है, प्लेटलेट्स का भी काम है ब्लड को थक्का जमाने का। 10 दिन तक, एक बीमारी है डेंगू, जिस व्यक्ति को डेंगू बीमारी हो गया उसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो डेंगू जांच करवाइएगा, उसमें आपका प्लेटलेट्स की मात्रा होनी चाहिए 1.5 लाख से 2 लाख। लेकिन प्लेटलेट्स जो होती है ना, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ है तो उस व्यक्ति को डेंगू बीमारी में हर एक 10-10 दिन पर आपका 30-30 हजार प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी। और जब प्लेटलेट्स घट जाएगी ना तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो बीमारू डेंगू फैल जाएगी। डेंगू भी होता है, डेंगू बीमारी कई बहुत सारी बीमारी है जो प्लेटलेट्स की गिरने से हो जाती है। बच्चों, प्लेटलेट्स, जब आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका कोई चीज में मन नहीं लगेगा, एकदम लुलू सुसु लगेगा, क्या करें ना करें। इसलिए सब बीमारी से बच लेना बच्चों, लेकिन प्लेटलेट्स गिरने वाला डेंगू बीमारी से एकदम इसको इलाज करवा लेना। डेंगू से बचने के लिए एक उपाय है, कीवी वगैरह जो फल होता है ना, कीवी फल से तो डेंगू जो है ना गिर रहा, मान लो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा घट रही है और आप कीवी फल खाएं तो घट रहा था उतना ही रहेगा, उतने घट के उतने रहेगा। 30,000 घटा तो 30,000 उतने स्टॉप हो जाएगा। लेकिन गिलोई का जूस और बकरी का दूध, लोग बोलते हैं बकरी का दूध घाटा है, अरे भैया हम खुद पिए हैं बकरी का दूध, और इतना बकरी का दूध पिए कि मजा भी आता है पीने में। यहाँ हम और आपने बकरी को एक गलत नजर से देखते, लेकिन पटना बड़े बड़े शहरों में 1 कप बकरी का दूध का 1 कप चाय का दाम 200 रुपया है, 250 रुपया है। तो बकरी का दूध पीजिएगा और गिलोई का जूस पीजिएगा ना, तो आपका शरीर में जो प्लेटलेट्स घट रहा था वो घटेगा नहीं, रुक भी जाएगा और प्लेटलेट्स की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। आपके शरीर में प्लेटलेट्स 2 लाख होनी चाहिए, लगभग 2 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख मीडियम में होती है। ये हुआ प्लेटलेट्स की कहानी। अच्छा, एक बार पूरा डिटेल बता देते हैं मुंह से, एकदम पूरा शुरुआत से। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, ब्लड के बारे में। ब्लड एक इंग्लिश वर्ड है, ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं और रक्त को उर्दू में लहू या खून बोलते हैं। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। अच्छा, एक चीज, हाँ, ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, जो 7.4 क्षारीय प्रकृति की होती है। हमारे ब्लड में ब्लड दो भागों में पाया जाता है, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और एक को बोलते हैं रुधिर कनिकाएं। अब प्लाज्मा 60% और रुधिर कनिकाएं 40%। उसी प्लाज्मा में 3 चीज पाया जाता है, जो 2 ठो प्रोटीन होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजेन। ये दोनों को काम है कि जैसे ब्लड हमारे शरीर के बाहर आया और हवा का संपर्क में आया, ब्लड को थक्का जमा देगा। लेकिन उसी में एक चीज पाया जाता है, एंटीबॉडी। जब किसी व्यक्ति को ब्लड को दान दिया जाता है तो यही प्लाज्मा के साथ एंटीबॉडी को दान दिया जाता है, जिसका कलर हल्का गाढ़ा पीला कलर के होता है, जिसे सीरम कहते हैं, सीरम। अब रुधिर कनिकाएं 40% होती है और रुधिर कनिकाएं 3 भागों में पाया जाता है, एक को बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल, हिंदी में लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिका। और प्लेटलेट्स का पूरा नाम प्लेटलेट्स है। आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहेगी, डब्ल्यूबीसी कितना दिन तक, 4 दिन तक जिंदा रहेगी और प्लेटलेट्स 10 दिन तक जिंदा रहेगी। आरबीसी की मात्रा 50 लाख होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 होनी चाहिए, प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 से 2 लाख होनी चाहिए। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन लड़कों और लड़कियों में अलग अलग होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन को बड़ा H और छोटा b से दिखाते हैं। लड़कों में हीमोग्लोबिन 13 से 14% होनी चाहिए और लड़कियों में हीमोग्लोबिन 12 से 13% होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है आयरन। अब जिसका लड़कियों को शरीर में आयरन और लड़कों को भी शरीर में आयरन होती है, हमारे शरीर में आयरन की कमी होने से एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम एनीमिया बीमारी। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, आरबीसी में 2 चीज नहीं पाई जाती है, एक केंद्रक नहीं पाई जाती है और एक लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब 4 महीना के बाद आरबीसी मर जाती है तो वह मरे हुए आरबीसी को भक्षण करने का काम हमारे शरीर के बाएं तरफ एक अंग लगी है, जिसे स्प्लीन कहते हैं या प्लीहा कहते हैं, वही प्लीहा इसको मारकर खा जाती है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नेम, आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 होनी चाहिए। डब्ल्यूबीसी में 2 चीज पाया जाता है, एक लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट को ही आकार टी के जैसा होता है, इसलिए इसे टी सेल के भी नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी में एक और चीज पाया जाता है, मोनोसाइट। टी सेल का काम क्या है, तो किसी भी बीमारी से लड़ाई करना, और मोनोसाइट का काम है क्या है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए लिम्फोसाइट को भेजना। एक बीमारी होती है एड्स, और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एड्स किस वायरस से होती है, HIV वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह एड्स
बीमारी में हमारे शरीर का WBC का लिम्फोसाइट यानी कि टी सेल को ही यह वायरस मार देती है, जिससे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो कोई भी बीमारी जब आ जाती है तो उसे लड़ने के लिए लिम्फोसाइट नहीं रहता है, तो एड्स होने से कोई भी बीमारी से व्यक्ति वह मर सकती है। तीसरी होती है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 लाख से 2 लाख होनी चाहिए। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइड है। इसका जीवन काल 7 दिन होती है। हर एक जब इस हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा, एक बीमारी होती है डेंगू, जिस बीमारी में डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा घटती जाती है। प्लेटलेट्स की मात्रा घटने से बढ़ने के लिए आपको 2 चीज खाना है, एक गिलोय का जूस पीना है और एक बकरी का दूध पीना है। ये हुआ पूरा डिटेल हमारा रक्त की कहानी। अच्छा, एक चीज और, जब बच्चा माँ का गर्भ में रहता है, जब कोई बच्चा जो होता है माँ का गर्भ पेट में रहता है, तब उसके शरीर में खून का निर्माण कैसे होती है बच्चों? तो जब बच्चा कहाँ रहता है? माँ का गर्भ में, तो उसका खून का निर्माण भ्रूण से होती है और भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। मीसोडर्म से होती है। बच्चा कब? जब माँ का गर्भ में होती है बच्चा, तो उसका शरीर में खून का निर्माण भ्रूण रहे भ्रूण और भ्रूण आकृत और आकृत में भी किससे? मीसोडर्म से होती है। किससे होती है? मीसोडर्म से होती है। गलत बोल दिए क्या रे? नहीं रे, देखो, जब कोई बच्चा माँ का गर्भ में होता है ना, तो उस माँ का गर्भ में जो बच्चा होता है उसे भ्रूण कहा जाता है। और उस भ्रूण मतलब माँ का गर्भ में बच्चा जो होता है उसमें खून का निर्माण आकृत से होती है, लीवर से, और लीवर में भी किससे? तो मीसोडर्म से। लेकिन हम लोग और आप लोग को शरीर में खून का निर्माण होगा अस्थि मज्जा से, अस्थि मज्जा से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, और बोन मैरो कहाँ होता है पता है? चिकन खाए हैं? चिकन का लेग पीस जब खाइएगा ना पीछे तरफ से, तो ऐसे उखाड़िएगा तो वो हड्डी उखड़ जाएगा। वही जो कच-कच खाते हैं ना, वही है बोन मैरो, अस्थि मज्जा, वहीं से खून का निर्माण होता है। उसी के देखते हुए हमारे भारत सरकार ने एक रक्त दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रक्त दिवस 14 जून को मनाया जाता है। आज की यही क्लास हुई। आशा है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और दिमाग में बैठाइएगा सारे क्वेश्चन को। थैंक यू।